हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए आज एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास। यह क्लास आपके मित्रों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य के टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार के बारे में देखते हैं। ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो भाषा परिवार कहलाती है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भारोपीय परिवार की 13 भाषाएं प्रचलित है। पहला द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा चीनी भाषा परिवार, तीसरा रोमेटिक भाषा परिवार, चौथा हेमेटिक भाषा परिवार, पांचवा आग्नेय भाषा परिवार, छठा यूराल अल्टाइक भाषा परिवार, सातवां बाट भाषा परिवार, आठवां अमेरिकी भाषा परिवार, नौवां काकेशस भाषा परिवार, 10वां बुशमैन भाषा परिवार, 11वां सूडानी भाषा परिवार, 12वां जापानी कोरियाई भाषा परिवार, 13वां भारोपीय भाषा परिवार। यह परिवार भारत तथा यूरोप और उसके आसपास फैला हुआ था। इसे भारत यूरोपीय आर्य परिवार, इंडो जर्मनिक परिवार तथा भारत हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न: हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं को सतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। सतम वर्ग की भाषाएं: पहला भारत ईरान आर्य भाषा, दूसरा बाल्टो स्लाविक भाषा परिवार, तीसरा आर्मी भाषा परिवार, चौथा अल्बानी इलेरियन भाषा परिवार। केतुम वर्ग की भाषाएं: पहला जर्मनिक ट्यूटोनिक भाषा परिवार, दूसरा केल्टिक भाषा परिवार, तीसरा ग्रीक भाषा परिवार, चौथा तोखरी भाषा परिवार, पांचवा हिटाइक भाषा परिवार, छठा इटालिक भाषा परिवार। भारत के मुख्यतः 5 प्रकार के भाषा परिवार है। पहला भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्टिक भाषा परिवार, चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार, पांचवा अंडमानी भाषा परिवार। पहला भारोपीय भाषा परिवार, इसे हिंदी आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। इसकी पहली शाखा या विभाजन इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से हुआ। यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, रूसो, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, असमिया, ओडिसी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषा है। इसकी दूसरी शाखा इंडो ईरान भाषा परिवार है, जिसके अंतर्गत फारसी, ईरानी, पर्तो, बलूची आदि भाषाएं आती है। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, किसी भाषा परिवार की भाषा में अधिकतर दक्षिण भारत में बोली जाती है। इसके अंतर्गत पहला तमिल तमिलनाडु, कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम केरल, तेलुगु आंध्र प्रदेश। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिल भाषा का है। तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, यह भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बोली जाती है। इस परिवार की भाषाएं मुंडाली, संथाली, मुंडारी, खड़िया, उराव आदि, खड़िया सब्र आदि। इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा संथाली है। संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में शामिल किया गया। चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इस परिवार की भाषाएं भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इस परिवार
की मुख्य भाषाएं नागा, मिजो, महरा, मणिपुरी, तंगफूल, खासी, दफला, चंबा, बोडो, लेविया, लद्दाखी, तिब्बती आदि। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92 संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में बोडो को जोड़ा गया। 5वां अंडमानी परिवार। जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा भाषा परिवार या भारत का सबसे नवीनतम भाषा परिवार। इसकी खोज हाल ही में मशहूर भाषा विज्ञान प्रोफेसर अमृता आबिद द्वारा की गई। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती है, जैसे अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, जखा आदि। हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर भाषा 2000 से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के हिंदी भाषा में अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। पहला, वैदिक संस्कृत 2000 से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत से हुआ। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छंदस, छंदास भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया। पहला, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता विभाग में महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य है। यजुर्वेद में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित है। सामवेद में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों के गए पद में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक है, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद, इसमें जनसाधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोना, टोटका का संकलन किया गया है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों की परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव आदि विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन है। वहीं डॉक्टर हरिदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। पहला, वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योग्यात्मक है। वैदिक संस्कृत में गीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वर और घात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग, 3 वचन, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन को शामिल किया गया।
चौथा, वैदिक संस्कृत में 3 वाचक कर्तरीवाच, कर्मवाच एवं भाववाच को शामिल किया गया। पाँचवा, वैदिक संस्कृत में 8 विभक्तियों को शामिल किया गया। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने एवं परस्मय 2 पद में मिलते हैं। सातवां, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व समास ही शामिल हैं। आठवां, वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का वह रूप है जिसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा की श्रेणी में आती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में रखा गया। पहला, प्रथम प्राकृत या पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। दूसरा, द्वितीय प्राकृत भाषा ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तीसरा, तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। पाली भाषा। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था मानी गई। पाली भाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा। सर्वमान्य विदित है कि पाली शब्द की उत्पत्ति पाटिल से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ व मगध की भाषा। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं क्योंकि अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखा गया है। पाली साहित्य के अंतर्गत संपूर्ण बौद्ध साहित्य आता है जो मूलतः पिटक साहित्य एवं अनुपिटक साहित्य में विभक्त है। पिटक साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक ग्रंथ, सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक है। पाली भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं। पहला, व्याकरणिक दृष्टिकोण से कचायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ थी जबकि मोगलन के अनुसार पाली में 43 ध्वनियों का वर्णन मिलता है। दूसरा, वैदिक और लौकिक संस्कृत में तीनों सा थे किंतु पाली में केवल सा रह गया। तीसरा, पाली भाषा में 3 लिंग 2 वचन हैं। द्विवचन पाली में समाप्त हो गया। चौथा, रा और ला ध्वनियों का आपसी परिवर्तन भी पाली में उपलब्ध होता है। पांचवा, ली यहाँ पूर्णतः समाप्त हो गए किंतु ला और ला ध्वनियाँ विद्यमान थी। प्राकृत भाषा के बारे में हम अब देखते हैं। प्राकृत के संबंध में 2 मत प्रचलित है। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भाषा कहा गया। कुछ विद्वान प्राकृत को प्राचीनतम जनभाषा स्वीकार करते हैं तथा कुछ विद्वान प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राकृत भाषा को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की परंपरा की भाषा मानते हुए इसे पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना। निष्कर्षतः सभी विद्वान इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं जो निम्नांकित हैं। पहला, महाराष्ट्री प्राकृत। दूसरा, पेचासी प्राकृत। तीसरा, मगधी प्राकृत। चौथा, सौरसेनी प्राकृत। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 भेद की चर्चा की है। अर्धमगधी, चुलिका, पेशाची, अपभ्रंश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत का मूल क्षेत्र महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का विकास इसी से हुआ है। प्राकृत भाषा में रचित काव्य ग्रंथों में प्राकृत का यही रूप प्रयुक्त हुआ है।
आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य आदर्श में महाराष्ट्र को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत बतलाया है। दूसरा शौरसेनी प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत मूलतः मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण शौरसेनी का बहुत आदर था। डॉक्टर पीसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ है। शौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। वररुचि ने शौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। तीसरा पेचासी प्राकृत। पेचासी प्राकृत को ग्राम्य भाषा कहते हैं। भूत भाषा पेचासिका आदि नामों से भी पुकारा जाता है। उत्तर पश्चिम में कश्मीर के रहने वाले पिशाच जाति के लोग इसका प्रयोग करते थे। चौथा मगधी प्राकृत। मगधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही। संस्कृत नाटकों में इसका प्रयोग अधिकतर मिलता है। इसमें कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती। इसकी प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटक में देखने को मिलता है। पाँचवा अर्धमगधी प्राकृत। अर्धमगधी प्राकृत को प्राचीन कौशल मगधी प्लस शौरसेनी के आसपास की भाषा माना गया। इसका प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में देखने को मिलता है। महावीर स्वामी का संपूर्ण धर्म उपदेश इसी भाषा में वर्णित है। तीसरा अपभ्रंश तृतीय प्राकृत। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश को अवहट नाम से भी जाना जाता है। इसको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना गया। कुछ विद्वान अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है तथा अपभ्रंश की सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द प्रथम प्रयोग चंड 6ठी सदी के ग्रंथ प्राकृत लक्षण में दिखाई दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पाल वल्लभ के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इसमें उसने अपने पिता गुसेन को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। आचार्य दंडी ने काव्य आदर्श में अपभ्रंश को अवीर भाषा कहा। डॉक्टर हरिदेव बहारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपभ्रंश को उकार बहुल भाषा कहा गया। सभी स्वर को अनुनासिक प्रयोग अपभ्रंश में होने लगा था। तीसरा अपभ्रंश में 2 वचन 2 लिंग मिलते हैं। चौथा अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अवहट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ में मिलता है। संदेश राशक में अवहट भाषा का उल्लेख है। विद्यापति के कीर्तिलता की भाषा को अवहट कहा गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण 1000 ईस्वी से प्रारंभ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी डॉक्टर हर्नले ने इसका वर्गीकरण किया। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से करने का प्रयास किया, जिनमें प्रमुख है हर्नले, जॉर्ज ग्रियर्सन, चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुख है हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, बंगला, ओडिया।
हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से हुआ है। अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 रूप थे। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां जिनका वर्णन निम्नलिखित है। बालासोर सैनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी भाषा ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मरवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। दूसरा है अर्धमगधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरा है मगधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी भोजपुरी, मगही, मैथिली। चौथा है खस अपभ्रंश से। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी। पांचवा है ब्रजचंड अपभ्रंश, सिंधी भाषा। छठा पचासी अपभ्रंश, पंजाबी, लहंदा भाषाएं। सातवां मराठी अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में उनका वर्गीकरण। प्रमुख बोलियां। पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र अंबाला से कानपुर तक, देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक फैला हुआ है, जिसकी बोलियां निम्नलिखित है। ब्रजभाषा। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में बांका नाम से मिलता है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्रगुप्त ने ब्रजबोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 ईस्वी के आसपास किया था। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, छत्तीसगढ़, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरवी का प्रयोग राहुल संस्कृतियान ने किया था। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलबुक ने कन्नौजी को माना। अष्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना तथा मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना। खड़ी बोली कहने के कारण इसके वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता है, या खड़ी अर्थात शुद्ध है, या खड़ी अर्थात शुद्ध है। नामकरण खड़ी बोली लल्लू लाल। कौरवी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृतियान। टकसाली भाषा गिलक्रास्ट। जनपदीय भाषा सुनीति कुमार चटर्जी, कामता प्रसाद गुरु कर्कश से। खड़ी बोली विशेष तथ्य। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि मुल्ला वजही है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि कृत है। खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रमाणिक रचना शुक्ल के अनुसार भाषा युग वशिष्ठ राम प्रसाद रजनी कृत थी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिऔध कृत है। बुंदेली। बुंदेलखंड की बोली। बुंदेलखंड का नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। अल्लाह एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसे बुंदेली की एक उपबोली बन्नाफरी में लिखा गया था। बुंदेली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश, सागर, ओरछा आदि। कन्नौजी या बोली फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि जिलों में बोली जाती है। हरियाणवी बोली। इसका मूल संबंध हरियाणा राज्य से है। ग्रियसन ऐसे बांगरू का हरियाणवी को जाटू भी कहते हैं। पूर्वी हिंदी भाषा। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां शामिल हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली के लिए कौशली बेसवाड़ी शब्दों का प्रयोग होता है। प्राकृत पेंगलम में पुराने अवधी रूप मिलते हैं।
अवधि क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़ आदि आते हैं। अवधि में रामचरितमानस, तुलसीदास कृत एवं पद्मावत जैसे कृत जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। बघेली बोली। रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया। यह बोली रीवा, जबलपुर, मंडाला, मिर्जापुर, सीधी, सतना, शहडोल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल भी कहा गया है। यह बोली छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा है। छत्तीसगढ़ी लरिया या खलटाई भी कहते हैं। यह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया आदि क्षेत्र में बोली जाती है। बिहारी हिंदी। इस उपभाषा में 3 प्रमुख बोलियां हैं: भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी उपभाषा में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी का सबसे बड़ी बोली है। इसका क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, शाहाबाद, चंपारण आदि जिले हैं। मगही यह पूरे बिहार के पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। मैथिली बोली। साहित्य की दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली का उद्भव मगधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। मैथिली बोली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बिहार के मिथिला, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर जिले में व्याप्त है। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का प्रभाव देखा जाता है। इस बोली में साहित्य नहीं रचा गया है। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां शामिल किया गया: मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, जयपुरी या ढूंढानी। मारवाड़ी बोली। राजस्थान हिंदी की 4 बोलियां मारवाड़ी प्रमुख बोली है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, शेखावटी आदि इनके प्रमुख उपबोलियाँ हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। मीरा के पद ब्रजभाषा और मारवाड़ी में देखने को मिलते हैं। जयपुरी, ढूंढानी, तोरावटी, अजमेरी, हडोती, कोटा आदि जयपुरी की प्रमुख बोलियां हैं। मालवी। उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा नाम से प्रसिद्ध है। इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। रागड़ी, पटबे, रतलामी आदि मालवी की प्रमुख उपबोलियां हैं। मेवाती। मेवाती की प्रमुख बोली आर्यभट्टी है, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी की प्रमुख बोलियां का उच्चारणगत विशेष तथ्य ओकार बहुला के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी बोलियों को भी शामिल किया गया है। आकार बहुला के अंतर्गत कौरवी, दक्खनी, हरियाणवी को शामिल किया गया है। उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत अवधी, बघेली तथा ईकार बहुला के अंतर्गत भोजपुरी को शामिल किया गया है। हिंदी का विविध रूप है। का हिंदी, खा उर्दू। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण से लेकर आएंगे। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरि ओम।